नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज की बड़ी बहस योगी और अखिलेश यादव के बयानों पर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर माफिया और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा केंद्र में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में व्यापारियों की हत्या हो रही है और सरकार अब तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं कर सकी है। लेकिन सवाल यह है कि जब सपा सत्ता में थी तब अपराधियों को खुलेआम संरक्षण कौन देता था? माफियाओं को राजनीति में स्थान किसने दिया? अखिलेश जी, आज आपसे यही सवाल होंगे और जवाब आपके प्रवक्ताओं को देना होगा कि आखिर माफिया का मसीहा कौन था। आज जो सपा सवाल उठा रही है बीजेपी पर, क्या उसने खुद कभी जवाबदेही दिखाई है? आजमगढ़ को माफिया की नर्सरी किसने बनाया? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सैकड़ों सफेदपोश अपराधियों को टिकट किसने दिया? क्या सपा ने ऐसे चेहरों को विधानसभा तक नहीं पहुंचाया? क्या ये वही लोग नहीं थे जो सरेआम गोलियां चलवाते थे और कानून उनके कदमों में झुका रहता था? याद कीजिए वो दौर जब यूपी में रात में घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, व्यापारी पलायन कर रहे थे और पुलिस की गाड़ी माफियाओं के इशारों पर चलती थी। पत्रकारों की आवाज को दबाया जाता था और युवाओं को अपराधी बनने की प्रेरणा दी जाती थी। राजनीति से उन्हें यह प्रेरणा मिलती थी। आज यूपी में माफियाओं की अवैध संपत्तियां बुलडोजर से मिटाई जा रही हैं, ध्वस्त की जा रही हैं। गैंगस्टरों की कमर तोड़ी जा रही है। जिन अपराधियों के नाम से पहले लोग कांपते थे, वो अब कानून के सामने वो खुद गिड़गिड़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो सख्ती से माफिया राज पर वार किया है, उसकी मिसाल पूरा देश दे रहा है। सवाल पूछने से पहले अखिलेश जी को अपना अतीत भी जरूर देख लेना चाहिए। जब सत्ता में थे तब माफिया परिवारों को पद, पैसा और पहचान कैसे मिली और किसने दिलवाई? और आज जब वही कानून के शिकंजे में है तो सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या अखिलेश माफिया समर्थकों के वोट बैंक की चिंता में सवाल पूछ रहे हैं? क्या सपा को अब भी अपराधियों से सहानुभूति है? राजनीति में अपराध की जगह नहीं होनी चाहिए और यही फर्क है कि बीजेपी और सपा में बीजेपी की सरकार ने गुंडाराज के खिलाफ जंग छेड़ी है और सपा उस गुंडाराज की पुरानी परछाई है। जनता अब जान चुकी है कि किसने यूपी को सुरक्षित बनाया और किसने इसे डर का अड्डा बनने दिया। आज की बड़ी बहस में मेहमानों से हम इसी पूरे बयान पर चर्चा करेंगे, सवाल होंगे। थोड़ी ही देर में मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे हैं कि इस पूरे विषय पर किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। फिर मेहमानों का रुख करेंगे और उसके बाद होगी सवालों की शुरुआत। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे। आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है बहुत पुरानी बात, रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे, जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई,
जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी सरकार ने नहीं की। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है। साल 2013 में अपराध के आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं, अपहरण के आंकड़े बता रहे हैं आपको, बलात्कार के आंकड़े 3050, और ये डेटा एनसीआरबी का डेटा है, ये किसी मीडिया हाउस का डेटा नहीं है। बलात्कार के 3050 मामले थे, बलवा के 6089 मामले सामने आए। ये अपराध के आंकड़े साल 2013 के हम आपको बता रहे हैं। लूटपाट के 3591 जो मामले हैं वो एनसीआरबी के डेटा की तरफ से बताए जा रहे हैं। इसके अलावा डकैती 596 डकैती के मामले साल 2013 में आए। मेहमानों का रुख करें उससे पहले वो सवाल भी हम आपको बता रहे हैं जो आज हम मेहमानों से पूछेंगे, जिस पर आज की ये बड़ी बहस होगी। क्या अखिलेश माफिया समर्थकों के वोट बैंक की चिंता में सवाल पूछ रहे हैं? क्या सपा को अब भी अपराधियों से किसी भी तरह की कोई सहानुभूति है? आजमगढ़ को माफिया हब किसने बनाया? सपा शासन में व्यापारी पलायन क्यों कर रहे थे? क्या अपराधियों को संरक्षण सपा की रणनीति का एक हिस्सा था? ये तमाम सवाल आज की इस चर्चा में हम सपा प्रवक्ता से पूछेंगे। कुछ सवाल हम यहां बीजेपी से भी पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, और वो किस तरह से इन तमाम चीजों को संभाल रहे हैं तो सवाल उनसे भी होंगे। लेकिन अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये लिस्ट मांग रहे हैं, तो ऐसे में एक बार उन्हें पीछे मुड़ के अपना कार्यकाल भी देख लेना चाहिए कि किस तरह से सपा कार्यकाल में माफिया राज और खुलेआम जो गोलीबारी होती थी वो कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। आजमगढ़ को माफिया हब किसने बनाया? सपा के शासन में दिन दहाड़े खुलेआम शूट आउट होते थे। क्या ये चीजें नहीं दर्शाती कि तब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कितना कमजोर हो गया था, कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था? ऐसे कई पुलिसकर्मी भी हैं, कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो खुद माफिया में संलिप्त थे, और कई तो ऐसे भी हैं जिनकी हत्या भी हो चुकी है। ऐसा ही एक नाम कुंडा के डीएसपी जियाउल हक का है, जिनकी हत्या की गई और उसमें माफिया की संलिप्तता सामने आई थी। तो अगर सवाल उठेंगे तो फिर कई गड़े मुर्दे भी आज की इस चर्चा में उखाड़े जाएंगे, और उनसे भी तमाम सवाल उससे जुड़े हुए आज सपा प्रवक्ता से पूछे जाएंगे कि एक बार वो अपने कार्यकाल को भी मुड़कर देख लें कि आखिर किस तरह से उनके कार्यकाल में माफियाओं को टिकट दिया जाता था, राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था। एक वक्त तो ऐसा भी था कि कोई आम इंसान चुनाव तक में खड़ा नहीं हो सकता था, प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, और अगर किसी व्यक्ति ने पर्चा भरा तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होता था, तभी वो इंसान पर्चा भी भर सकता था, वरना कोई आम इंसान, किसी की ऐसी हैसियत नहीं होती थी कि सपा के जो तमाम उनके कैंडिडेट होते हैं उनके सामने कोई आम इंसान चुनाव लड़ने की हिमाकत भी कर सके। अब आइए आपको डेटा दिखा रहे हैं साल 2016 का। साल 2016 में हुए अपराध के जो आंकड़े हैं, बलात्कार 4816, ये साल 2016 के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। बलात्कार का प्रयास करने के जो आंकड़े हैं वो भी 1998 हैं। बलवा के जो मामले सामने आए 8018 बलवा के मामले सामने आए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। मनोज पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी से। मनोज पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। अनिल झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अनिल झा जी बहुत स्वागत है आपका। गुफरान अंसारी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान अंसारी जी बहुत स्वागत है आपका। और नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नवीन दुबे जी बहुत स्वागत है आपका। जी नवीन दुबे जी, सवाल मेरा आपसे है कि अगर अखिलेश यादव आज बीजेपी से लिस्ट मांग रहे हैं माफियाओं की, तो क्या एक बार उन्हें मुड़के अपना कार्यकाल देखने की जरूरत नहीं है?
कि उनके कार्यकाल में मुझे किस तरह लगता से है खुलेआम गोलीबारी जी, होती जी। थी? निश्चित तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल चाहे नेताजी मुलायम सिंह का पीरियड रहा हो 3 बार का, या अखिलेश यादव जी का 2012 से 2017 का रहा हो, इस बात में कोई संकोच मैं नहीं करूंगा कहने में कि हाँ बिल्कुल, गली मोहल्लों से लेके जिला मुख्यालयों तक अपराध चरम पर था। जी। छोटे छोटे अपराध, छिनैती, वसूली, प्लॉटों पर कब्जे, ये जमकर होते थे। और मैं समझता हूं कि इन्हीं सबसे निजात पाने के लिए हम्म। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुना। ये स्वीकार करना पड़ेगा और ये सच्चाई है। चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों, अतीक अहमद रहे हों, ऐसे तमाम माफिया रहे। पूर्वांचल के बहुत सारे माफिया हैं जो आज भाजपा में हैं, कल तक वो सपा में थे। जी। आज वो संरक्षित हो गए हैं, लेकिन उस समय वो सब माफिया थे। अब वो माफिया नहीं है, वो माननीय हो चुके हैं। ये भी स्थिति है। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम 2025 में बैठे हैं और 7 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, प्रश्न ये है कि आपने छोटे लेवल का जो क्राइम है, गली मोहल्लों का जो क्राइम है, उसको कंट्रोल किया है। इसके लिए बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद दूंगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बड़े मामले हैं वो आज भी नियंत्रित नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, ताजी घटना है अभी मुरादनगर थाने की, गाजियाबाद की। एक व्यक्ति जाता है, शिकायत करता होता है, वो शिकायत देने जाता है थाने के, बाद उसको गोली मार दी जाती है। तो इसको आप कानून का राज तो नहीं कहेंगे। निश्चित तौर पर आपको ये स्वीकार हम सबको करना पड़ेगा कि हमने बदलाव जरूर किया। 2022 में भी हम भारतीय जनता पार्टी को जनता ने रिपीट किया, लेकिन बावजूद इसके इस समय की जो स्थितियां हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, योगी सरकार से जो अपेक्षा जनता की थी वो पूरी नहीं हुई है। अभी उस पर भले ही आप खूब लोगों को लंगड़ा करिए, पकड़ पकड़ के गोलियां मारिए, लेकिन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो मैं पूर्वांचल का जिक्र कर रहा हूं, जी जी। पूर्वांचल का एक भी माफिया अभी तक एनकाउंटर का शिकार नहीं हुआ है, ना ही जेल में। यानी अभी और बदलाव की और सुधार की जरूरत है, जिस पर योगी सरकार को ध्यान देने की खास तौर पर जरूरत है। बिल्कुल। चलिए मनोज पंडित जी, लिस्ट मांगी जा रही है बीजेपी से माफियाओं की, कब तक दे पाएंगे लिस्ट? क्या बीजेपी ऐसी कोई लिस्ट तैयार कर रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि बीजेपी इससे ज्यादा बड़ी लिस्ट अखिलेश यादव के पास होनी चाहिए। क्योंकि अभी जब नवीन भाई ने कहा कि 2012 से 2017 में जो हुआ उत्तर प्रदेश में तांडव, वो अभी तक जनता भूल नहीं पाई है उसको। मुजफ्फरनगर कांड एक ऐतिहासिक कांड, जिसकी स्थिति जहां लोगों ने घरों पर लिख दिया था कि अब हम ये घर पलायन है और घर खाली करके जा रहे हैं, और लिहाजा सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को जनता भूल नहीं पाई। आप देखिए कि इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश में कितने बड़े माफियाओं को धराशायी किया गया, मिट्टी में मिलाया गया, ये आप लोग कुछ भी छुपा नहीं। और रही अभी अखिलेश जी ने कहा कि वो 10-20 लोगों की लिस्ट, अखिलेश जी दे तो सही लिस्ट, उनकी लिस्ट में कौन है, कहाँ पर है? उस आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, एक एक बच्चा आजमगढ़ का सब जानता है कि होता क्या था समाजवादी पार्टी की सरकार में। जहाँ चाहे, जिसका घर चाहे, जो चाहे कब्जा कर लिया जाता, तो कोई बोलने वाला नहीं था। पर नवीन जी ने कहा कि गाजियाबाद की घटना की शिकायत करने गया था और गोली मार दी। आप देखिए, गोली तो मार दी, पर उसका क्या हुआ? उसका भी एनकाउंटर हुआ ना। तो देखिए, ये आज उत्तर प्रदेश में यह हाल है कि कानून व्यवस्था इस कदर मजबूत है, लोगों के मनों में विश्वास है। जो पहले बहन बेटियां जो घर से बाहर जाती थी ना, जिनको घर वाले 8 बजे के बाद सोचते थे कि चिंता हो जाती थी कि पता नहीं हमारी बेटी घर कैसे आएगी, आज उल्टा सिस्टम है कि बेटी तो घर है पर बेटा कैसे आएगा ये नहीं पता उनको। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलों में इतनी दहशत है कि अगर किसी का पल्लू खींचा गया, अगर किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार हुआ, तो बाबा का बिल्डोजर, बाबा का डंडा चलने में देर नहीं लगेगी। मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश, लेकिन मनोज जी, अभी जैसा कि नवीन दुबे जी भी कह रहे थे कि ठीक है, ऐसे तो जो क्राइम है, गली मोहल्ले के जो क्राइम है, उनको रोकने के लिए इस वक्त योगी सरकार पूरी तरह से सक्षम है और ये चीजें हुई भी हैं, रोकी भी गई हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उन चीजों को रोकने के लिए क्या लग रहा है कि अभी और मेहनत की जरूरत है, अभी और रणनीति बनाने की जरूरत है? देखिए, अभी आदमी कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता और काम तो हमेशा होते ही रहना चाहिए, तो सरकार कर ही रही है। आप देखिए, अब समाजवादी पार्टी पिछले 3-4 हफ्ते में क्या एक प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। पहले रामजी लाल सुमन जी ने एक ऐसा बयान दिया जो पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम किया।
दूसरा फिर एक हफ्ते से चल रहा है कि कथावाचक उनके फर्जी आधार कार्ड मिले और सारी चीजें मिली। फिर अखिलेश जी ने बुला के अपने कार्यालय में महिमा मंडित करते हैं, उनकी कथा अपने कार्यालय में कराते हैं और 51 हजार रुपए उनको जो है पुरस्कार के तौर पे देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी, क्या बताना चाहते हैं? आज एक नई बात कह दी। ठीक है मनोज जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अंदर से 50 लाख रुपए लेते हैं। अरे भाई कोई व्यक्तिगत है, कोई 50 लाख या 50 करोड़ भी देगा, पर लेकिन उसकी क्वालिटी उसमें ये। अनिल झा जी, बीजेपी से लिस्ट मांगी जा रही है टॉप 10 माफियाओं की, टॉप 20 माफियाओं की। एक लिस्ट तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को भी देने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने कार्यकाल को पीछे मुड़ के वो भी देख लें कि किस तरह से माफियाओं को टिकट दिया जाता था, घर के बाहर खड़े इंसान को गोली मार दी जाती थी। अपूर्वा जी सुन लिया, ये चौथी बार आप इसको रिपीट कर रही हैं, समझ गया मैं आपकी बात। और मैं आया था आज रिपोर्ट लेके, डेटा, ये प्रिंट आउट देख रही होंगी मेरे हाथ में आप, ये पिछले 2012 से लेके 2025 तक का डेटा है मेरे पास। आपने शुरुआती संबोधन में 2012, 2013, लेकिन मुझे लगता है कि इस डेटा की जरूरत है नहीं इस चैनल पे बताने की, क्योंकि चैनल पे जो डिबेट आप रखे हैं उस डेटा पे कोई बात कर नहीं रहा है। नवीन दुबे जी ने मेरी बातों को शायद रख दिया उन्होंने, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं आपके सवाल पे। देखिए, आपने शुरुआती संबोधन में 2012, 13, 14, 15, 16 तक गई आप, लेकिन 17 के बाद 25 तक आप नहीं जा पाई। मुझे नहीं पता आपको किस बात का डर है कि 17, 18, 19, 20, 25 के डेटा के बारे में अगर आप बात करेंगी तो एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से आज का डेटा, भारत सरकार का डेटा कह रहा है कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट है। महिला उत्पीड़न, महिला रेप और किडनैपिंग महिला के क्राइम में नंबर 1 स्टेट उत्तर प्रदेश है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्राइम कहां से कम हो गया और माफिया कहां चले गए। मैं आपके शुरुआती संबोधन में आदरणीय माननीय योगी जी की भाषण अरे कितने तो दफन हो गए माफिया, आप मुझे दफन हो गए, प्लीज कहां क्या चले गए, दफन हो गए, कितने तो जेल में हैं। देखिए अपूर्वा जी, मैं उम्मीद अनिल करता झा हूं जी, अब देखिए लिस्ट भी, अगर हम कुछ तो लिस्ट भी मेरे पास है, आप कहे तो मैं एक बार वो लिस्ट भी यहाँ पर बता दूं कि कितने कितने माफियाओं को कहां कहां से टिकट मिला और कितने उनके ऊपर अपराध थे, वो लिस्ट भी है हमारे पास। अगर आप मुझे खाली चिल्लाने के लिए बुलाइए यहाँ बीच में डिस्टर्ब करके मैं चला जाऊंगा। अगर आप समय नहीं देंगे, आपने भाजपा के प्रवक्ता को समय दिया, आप मुझे समय दिए तो सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आप टीवी एंकर, आप सुनिए तो आपने सवाल क्या जवाब दे रहा हूँ जी। आदरणीय योगी जी ने अभी कहा कि माफिया जो है वो यमराज देख के भाग गया। बिल्कुल, आज सारे माफिया यमराज के पीछे छुपा हुआ है। नवीन दुबे जी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया। रही बात लिस्ट की, तो मुझे लग रहा था कि आपने 20 लिस्ट मांगी थी अभी पंडित मनोज जी से, वो शायद 2, 4, 5 नाम बता देते समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास और समाजवादी पार्टी के नवीन दुबे जी ने ये भी तो कहा, नवीन तो लीजिए जी जी। देखिए यही दिक्कत है ना, आप बीच बीच में टोकेंगे, मैं कैसे बात कर पाऊंगा फिर। चलिए बताइए, चलिए रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाँ। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि बीच में टोके मत। जो सवाल पूछना है एक बार पूछिए, जवाब देने दीजिए। उत्तर प्रदेश के 100 माफियाओं का लिस्ट हम जैसे कार्यकर्ताओं के पास है, जो आज भाजपा के मंच पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल मंच साझा करते हैं और वो माननीय बने हुए हैं। और वो आपको भी पता है, आपके चैनल के एक जो रिपोर्टर है ना, जो लोकल रिपोर्टिंग करते हैं, उनको पता है कि शायद आप एज ए एंकर उसको नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपको भी डर लगता हो सरकार से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लाइन ऑर्डर इतना बढ़िया है, माफिया सब भाग गया यहाँ से, तो जो नवीन दुबे जी जो वास्तविक तथ्य आपके सामने रखे हैं, उसका जवाब मैं आपसे और भाजपा के प्रवक्ता अगर दे दे तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए ठीक है अनिल झा जी, देखिए अब आपने कहा कि क्या पता मुझे भी डर लग जाए नाम लेने से, तो ऐसा तो देखिए मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है अनिल जी। अगर मुझे नाम लेना रहा तो मैं यहाँ पर नाम भी ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई इस चीज का मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, मैं बखूबी नाम ले लूंगी। अब चलिए ठीक है, कुछ नाम तो यहाँ पर मैं भी लेती हूँ। चलिए ठीक है, कुछ नाम मैं यहाँ पर ये भी लेती हूँ। मनोज जी से जब सवाल करूंगी तो मैं उनसे भी कुछ नाम लूंगी, उनसे भी। अब ठीक है अनिल झा जी, अब चलिए ठीक है, आप सिर्फ 10 सेकंड जी, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज। जिन 2 माफियाओं का नाम लेके आप लोग या भाजपा के लोग डरा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के, अब वो इतिहास हो गया और उसका भी इतिहास सबको पता है। नवीन दुबे जी ने कह दिया कि कब कहां वो थे, किसके समर्थन से थे, जेल से चुनाव जीतते थे, सभी जात धर्म के लोग उनको वोट करते थे। तो अब आप मरे हुए लोगों का नाम है, अब जिंदा लोगों का नाम लीजिए आप लोग तो अच्छा रहे। नहीं, जिंदा लोगों का भी नाम लेंगे, कुछ तो ऐसे भी हैं जो दफनों का, जो जिंदा नहीं है, अब चलिए जिंदा माफिया है, जो लोगों को डर दिखा रहा है,
जो आने वाले समय में डर दिखाएगा उनकी नाम लीजिए। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, मैं उनका नाम, चर्चा करें। अरे मैं नाम लूंगी अनिल झा जी, एक उनका मिनट रुक चर्चा जाइए। करिए, जो मर गए, जो चले गए, जो शहीद हो गए, जिनको मिटा दिया गया, शहीद तो उनकी नहीं बात हुए मत करिए। सर, देखिए अब शहीद तो उनको मत उनको बोलिए बात मत प्लीज, करिए। वो आप शहीद नहीं अब हुए हैं उनको- सर, अब दफन हो उनको- गए हैं, शहीद नहीं हुए हैं। जो लोग भाजपा नहीं के नहीं नहीं संरक्षण में नहीं, वो जिंदा सपा है, के लिए भले जो- शहीद जो हो गए माननीय होंगे बने, सर, उनकी बात वो करिए। सपा के लिए भले उनकी बात शहीद करिए। हो गए होंगे, लेकिन हमारे लिए वो दफन हुए हैं सर, प्लीज शहीद कोई तो बात उनको नहीं, मत आपके लिए कहिए। दफन हो गए, हमारे लिए शहीद हाँ। हो गए, नहीं हो, बात का नहीं विषय नहीं है नहीं मेरा। शहीद मेरा शहीद कहने मत का कहिए सर मतलब है उनको, कि जो शहीद लोग नहीं हुए मर हैं। गए, ठीक है, जो मर अतीक गए, अहमद, मुख्तार अंसारी, जो- अमर मणि जो मर त्रिपाठी, गए, अरुण मरने की छोड़िए, शंकर जिंदा शुक्ला लोगों की उर्फ बात अन्ना करिए। शुक्ला, जो ब्रजेश जिंदा सिंह लोग गैंग, ये बैठे सब हैं, क्या थे माननीय सर, ये बन सब के क्या उनकी थे? बात करिए। एक मिनट, ये सब क्या थे जिनको स्थानीय निकाय चुनाव में सपा के बैनर से जो उतरे थे? अमर मणि देखा त्रिपाठी, नहीं? बाद में आपने हत्या और इससे एक पहले केस तो में उनका आपने- नाम सामने आया, अपूर्वा जी, कवयित्री आपको क्या मधुमिता आपने शुक्ला पट्टी- हत्याकांड में वो अपूर्वा दोषी जी, रहे आपकी आंखों और में फिर पट्टी उनको बांधी सपा हुई ने थी, 2012 जब में इससे टिकट पहले दे दिया, यहाँ पे उनके यहाँ पुत्र पे अमर प्रधानी मणि के चुनाव त्रिपाठी। हुआ था, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिला परिषद का चुनाव हुआ था, तो आपके आंख पे पट्टी लगी थी, जो मार मार के भगा दिया गया, पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, यही 2020-21 में हुआ था ना, कोविड के टाइम पे। आप उसको तो जिक्र क्यों नहीं फिर करेंगे? सपा जवाब देना, फिर क्यों सपा के अरे राज भाई, में, मतलब सपा के राज में क्यों अगर माफियाओं को खराब- टिकट दिया जा रहा था और इतना अपूर्वा जी, संरक्षण अगर क्यों सपा दिया जा खराब- रहा था उन्हें? अपूर्वा खुलेआम जी, लॉ एंड ऑर्डर को जज वो मत हाथ में बनिए। लेकर घूमते थे, अपूर्वा कोई जी, खौफ जज नहीं मत होता बनिए, था। प्लीज जज मत बनिए। अगर सपा ने अच्छा काम नहीं किया तो जनता ने कान पकड़ के उठा के भगा दिया। आज कौन सत्ता पे बैठा है, उससे सवाल करिए आप। ठीक है, कुंडा की जो सत्ता पे डीएसपी बैठा जियाउल हो, हक उसको की आंख हत्या में कर दी सवाल गई, करिए। जियाउल हक की हत्या कर दी अपूर्वा- गई कुंडा की डीएसपी, अपूर्वा जिसमें जी- सपा के माफिया की अगर अपूर्वा संलिप्तता जी- थी। पार्टी ने गलत किया तो उनको जनता अपूर्वा ने जी, हटा मुझे दिया। ठीक आपत्ति है, है। अगर जनता ने आपको आप हटा दिया, बताइए। जनता ने आपको हटा दिया, तो एक बार सर अपने गिरबान में भी झांक कर देख लीजिए, उसके बाद फिर सवाल पूछिए। चलिए ठीक है, गुफरान अंसारी जी, गुफरान अंसारी जी, अब देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस सपा की ये जो लड़ाई है, कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि 27 में साथ भी निभाना है, लेकिन फिर इन चीजों पे क्या कांग्रेस की चुप्पी नजर आएगी क्या? जी वैसे आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। सवाल मेरा यही है कि कांग्रेस क्या इस विषय पर कोई स्टैंड लेगी? क्योंकि नहीं, ये सब तो कांग्रेस ने भी देखा है उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस- सपा की सरकार थी। जी तो न कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस भी लिस्ट मांगेगी? जी आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दूं। जी, जी। अपूर्वा जी, देखिए कांग्रेस हमेशा से अपराधियों और अपराध युक्त सरकार से के खिलाफ में सवाल करती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। पर सवाल ये आ रहा है, बहुत देर से मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूं। आप 2013 से लेकर जब सपा की सरकारें थी तब की बात आप कर रहे हैं। सपा पर, इस पर तो जवाब सपा के प्रवक्ता महोदय ने दिया और आगे भी देंगे। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और एक नई कानून व्यवस्था लेकर आई, बुलडोजर न्याय की बात करने लगे अजय बिष्ट जी। अच्छा, ये अजय बिष्ट जी पर कई मुकदमे पहले चल रहे थे 2022 के, हत्या जैसी संज्ञान धाराओं में इन पर 2022 के पहले संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे थे और वो सब बंद हो जाते हैं और इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं और बुलडोजर लेकर के देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ में खड़े होते हैं और जो न्यायालय नहीं कर पा रहा है, ऐसा दावा कर रहे हैं कि न्यायालय न्याय नहीं कर पा रहा है, देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, बुलडोजर से हम न्याय कर रहे हैं। तो बुलडोजर कहां चल रहा है? बुलडोजर के केवल विरोधियों के ऊपर चल रहा है और उन्हें ही देखा जा रहा है और कुछ अपराधियों को चिन्हित करके चलाया जा रहा है। लेकिन वो अपराधी कहां, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का श्रेय प्राप्त है, जिनका साथ देते हैं और अभी जैसे सपा प्रवक्ता ने कहा जो मंचों पर नजर आते हैं, तो उन अपराधियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे बंद हो जाते हैं। आपने बहुत से नाम लिए। अच्छा, 2022 की मैं बात करूं तो 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश हत्या में, बलात्कार में, महिला अपराधों में नंबर 1 है और 65,000 से ज्यादा महिला अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज होता है बाबा जी की सरकार में। और ये बाबा जी दावा करते हैं कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो फिर अपराध छोड़ दे। तो ये दावा करने वाले खुद 2021 के पेंडिंग केसों की जांच नहीं करा पा रहे हैं और इनके मंत्रिमंडल में 2017 से मोदी जी के मंत्रिमंडल में
लगभग 40% से ज्यादा ऐसे मंत्री जिनके ऊपर गंभीर आरोप चल रहे हैं, जिनके ऊपर 61 में से 35 सांसदों पर गंभीर मुकदमे चल रहे थे, ऐसे लोगों को अपनी सरकार में शामिल करके रखा और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों का आपने नाम नहीं लिया, चिन्मयानंद जैसे लोगों का आपने नाम नहीं लिया, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों का आपने नाम नहीं लिया। आप नाम वो तो जब मैं मनोज जी से सवाल करूंगी तब मैं नाम लूंगी ना, अभी तो मेरा सवाल अनिल जी से था। उन लोगों का आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इन लोगों का भी नाम आपको लेना पड़ेगा। अगर आप अपराध के खिलाफ में ये डिबेट कर रहे हैं तो आपको बराबर से नाम लेना पड़ेगा। और अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह सवाल उठाया है उत्तर प्रदेश के कि टॉप 10 माफिया जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में हैं, उनका नाम दीजिए, उनकी लिस्ट दीजिए, तो इस पर डिबेट करने के लिए 2017 के गरे मुर्दे उखाड़ना पड़ रहा है। सरकार बताए ना, अगर सरकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देखना चाहती है तो बताए ना कि कौन है माफिया, आज वर्तमान में कौन है माफिया और कौन सी पार्टियों का उन्हें श्रेय प्राप्त है। चलिए ठीक है गुफरान जी। नवीन दुबे जी, सर क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए असमंजस वाली स्थिति है? जो कांग्रेस खुद को गांधी नेहरू की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बताती है, आज वो कांग्रेस सपा के साथ खड़ी है जिसने अतीक मुख्तार जैसे माफियाओं को टिकट दिया। आपत्ति लेता हूं इस बात से, कांग्रेस बताती नहीं है, कांग्रेस गांधी नेहरू बाबा साहेब अम्बेडकर और सबकी विचारधाराओं पर जिन्होंने देश को संविधान दिया आज भी चलती आई है और चलती रहेगी, लेकिन संविधान के खिलाफ जो ताकत है उनके खिलाफ बराबर से लड़ेंगे। चलिए ठीक है गुफरान जी, आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई हो तो फिर मैं नवीन जी से सवाल कर लूं। मैं डिटेल में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पूर्व जी देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में एक लंबा समय कांग्रेस ने शासन किया है और मैं समझता हूँ वो उत्तर प्रदेश का गोल्डन पीरियड रहा होगा उस दौर का, जब उत्तर प्रदेश में न क्राइम उस चरम पर था, न इस तरीके का जातिवाद था, न किसी तरीके का सांप्रदायिक विद्वेष था, और स्मूथ तरीके से वो प्रदेश आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद जब से 90s के दशक में आप देखें, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनका उद्भव हुआ, और क्योंकि पुराने जो क्रांतिकारी थे, पुराने जो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई थी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अधिकांश लोग उस समय तक अपना गोलोकवासी हो गए। नई पीढ़ी को जिस तरीके से कन्विंस करने का काम किया गया, वो बदलाव एक देखने को मिला, और हमने वो बुरा दौर देखा है जब हम लोगों ने भी होश संभाला, ग्रेजुएशन में थे, बिल्कुल चरम पर क्राइम था, माता पिता डरते थे कि घर में तुम सुरक्षित आओगे नहीं आओगे। किडनैपिंग एक उत्तर प्रदेश में उद्योग बन चुका था 90s के दशक में, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। वर्तमान दौर में अगर आप देखें, आज के दौर में आपने कमिश्नरी सिस्टम लागू किया महानगरों, एक जिले में मैं समझता हूं औसतन 15 से 16 आईपीएस अधिकारी तैनात हैं, जहां एक आईपीएस अधिकारी पूरा जिला चलाया करता था। जब 16 आईपीएस अधिकारी तैनात हैं, नोएडा की मैं बात कर लूं, लखनऊ की बात कर लूं, आपके प्रयागराज की बात करूं, कहां बदलाव आया, कानपुर की बात कर लें, कहां बदलाव आया? इतने आईपीएस अधिकारी तैनात करने के बाद उन जिलों में क्या क्राइम ग्राफ नीचे आया है? ये समीक्षा तो सरकार को करनी पड़ेगी। आप इतना हाई पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट जनता के पैसे से जा रहा है भाई, इतने सारे आईएएस को आप कहीं और यूटिलाइज करिए। लेकिन क्राइम अगर आप उसमें जिस अनुपात में आपने खर्चे बढ़ा लिए, उस अनुपात में अगर आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक फेल्योर है, स्वीकार करना पड़ेगा आपका, कहीं ना कहीं प्रशासनिक शासन का फेल्योर है। दूसरी चीज आती है कौशाम्बी की घटना, हम देखते हैं तो वहां दरोगा जी जाते हैं, कोई कंप्लेंट होती है, उसके बाद दरोगा जी पीट दिए जाते हैं। अब हम इसको कौन सी कानून व्यवस्था मान लें? बकेवर के अंदर एक दिन पहले घटना की चेतावनी आती है, 189 इंपोज नहीं करते हैं इटावा के एसएसपी, और वो घटना हो जाती है, हाईवे जाम हो जाता है, पुलिस को हाथ में पिस्टलें लेके खड़ा होना पड़ता है और खदेड़ना पड़ता है लोगों को। तो आखिर प्रशासन आखिरी दम तक सोता क्यों रहता है? ये सरकार पहले से प्री एक्टिव क्यों नहीं करती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को? तीसरी चीज आती है करप्शन। आप जब सारे में देखेंगे तो टोटल परिवेश में करप्शन भी आता है, अपराध का एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है वो। करप्शन में आप देखें तो एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व में वो समाजवादी पार्टी के थे, बालू माफिया के नाम से जाने जाते थे। अभी हाल में उन्होंने एक एसडीएम को तमाचा मार दिया, उसके बाद वो कह रहे नहीं साहब हम तो उनको समझाने गए थे, सम्मानित करने गए थे, क्या तरीका है? एक विधायक जी होते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो ट्रेन में यात्री भी उनके लोग कुटाई कर देते हैं। तो इस तरीके का जो आचरण, ये आचरण है, मैं समझता हूं सरकार को इस पर ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो आपके जो अपने लोग हैं, जो समाज के लिए रोल मॉडल है, जनता जिन्हें चुन के भेज रही है, कम से कम उनका आचरण तो ऐसा हो जो अनुकरणीय हो, लोग उसका पालन करें। अब जनता क्या सीखेगी? नया युवा हमारा क्या सीखेगा इस आचरण से विधायक जी के? इस पर
योगी जी को बोलना चाहिए और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन को आगे आकर इनको खंडित करना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। विजय शाह कोई बयान दे देते हैं, इस देश की सेना की कर्नल सोफिया के लिए कोई बात नहीं, जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं, कोई बात नहीं, कहीं कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। भाई आप क्यों नहीं कर पाते हैं? आप ठीक है, आप हर समय 24 घंटे चुनावी मोड में रहते, भारतीय जनता पार्टी कहती भी है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज भी तो देखिए कि आपकी 11 साल की केंद्र की सरकार हो गई है, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई है, आपने जनता को डिलीवर क्या किया है? युवाओं की बेरोजगारी पर क्या काम हुआ है? अपराध नियंत्रण पर जमीनी धरातल पर सच्चाई क्या है? आप आंकड़ों में कुछ भी बोलते रहिए, जमीनी धरातल की सच्चाई क्या मुझे है? लगता है इसका जवाब बखूबी तरीके से मनोज पंडित जी दे पाएंगे। मनोज पंडित जी, पहले तो इन चीजों का, इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। और कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी अंडरलाइन करने वाली है कि अगर कई बार ऐसी चीजें, कई ऐसे सांसद विधायक हमें नजर आ जाते हैं जो कई बार सरकार, चाहे योगी सरकार की बात कर ले या फिर वहां के प्रशासन की बात कर ले, बहुत ताकतवर खुद को समझने लग जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर कई बार वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही माइनस पॉइंट हो जाता है। देखिए अपूर्वा जी, पहली बात तो ये, इसी बात से आपको मानसिकता समझ में आती होगी कि अपराधियों को शहीद का दर्जा देने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। आपने कुछ और पूछा, आप नहीं, आप ये बताइए मुझे इस बात के बड़ी आपत्ति है। अनिल झा जी अब रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अरे अनिल झा जी सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। अरे भाई, जिस पार्टी से आप आते हो, मुझे मालूम है उस पार्टी का क्या है कि किस अतिक्रमण करना तो आपका अधिकार है, आप करेंगे। मैं जब आप बोल रहे थे में बैठे हो आप 8 साल से, अपनी कमान आप कर रहे हो, बोला लोगों को बात सीट आप रहे हो। ठीक है अनिल झा जी, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा सर पेशेंस रख लीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए, बेहतर होगा। मनोज पंडित जी से सवाल है, मनोज पंडित जी से सवाल है। अभी अनिल झा जी, मैंने सवालों के बीच में आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लिया तो आपने मुझे चुप रहने को बोल दिया। अब कम से कम उन्हें तो बोल लेने दीजिए सर, उन्हें तो बोल लेने दीजिए। क्या आप शहीद कहेंगे, बताइए आप मुझे। मुझे जवाब देना, मैं दे दूंगा ना। चलिए ठीक है मनोज जी पहले इस पे जवाब दे दीजिए, इस पे जवाब दे दीजिए कि जो तमाम ऐसे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं जो, एक मिनट, ऐसे सांसद, ऐसे कई विधायक भी हैं उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर चलते हैं, उनके लिए क्या कर रही है सरकार? जो खुद को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं कि हाँ हमारे पीछे योगी सरकार खड़ी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मुझे लगता है एक बार उनको भी रडार में लेने की जरूरत है, जो ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए ये अनुशासनहीन जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी लाइन से बाहर जाते हैं, वो संगठन अपनी कार्रवाई करेगा, चीजें करेगा, वो सब जो है, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ होता, सारी चीजें होती हैं, पर लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम इन चीजों को, जो आज समाजवादी पार्टी की बात या जितने भी अपराधी, अभी इन्होंने कहा कि चिमनानंद कहाँ है चिमनानंद जी, बताइए आप मुझे, आप ही बताइए। जेल में है, समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो तो मंत्री थे, सारी चीजें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कोई महानगर जेल में, अरे भाई कोई अगर कोई महानगर अध्यक्ष भी था ना, अगर उसने कोई घटना की तो वो भी जेल नहीं जाता था, पुलिस वाला आप क्या करें? नाम बताओ 1-2 लोगों का, आप बताओ 5 साल के अंदर, इतनी 8 साल के अंदर या 11 साल के अंदर कौन सा भाजपा का विधायक, सांसद, मंत्री को जेल गया है? कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ के, वो भी कुलदीप सिंह सेंगर को अगर आप बताइए, कानून में कहा है कुलदीप सिंह सेंगर, मुझे बताइए, जेल में है ना? क्या बैठ के टीवी पे झूठ बोलते हो खाली? किस अपराधी ने? नहीं टीवी पे आके खाली झूठ बोलते हैं आप लोग, गुमराह करते जनता को। बताओ ना नाम, 5 नाम गुमराह करने का काम आप करते हैं, आपको पता ही नहीं, गुमराह करने का काम आप करते हैं, आपको जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, एक मिनट अनिल झा जी, नहीं सर, ऐसे नहीं, एक एक करके सर जवाब दीजिए। उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताने लगते हैं, अरे भाई सच्चाई तो सुननी पड़ेगी ना आपको, आप सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। का प्रवक्ता इसीलिए कहा कि 12 से 17 उनको याद है और 18 से 25 याद नहीं है। आईना दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट अगर ऐसा बैठ के खर्च करेगी तो आईना दिखाना पड़ेगा। नवीन दुबे जी ने कहा ना, नवीन दुबे जी ने दूध का दूध, पानी का पानी रख के आपको भी आना दिखा दिया, अपूर्वा जी को दिखा दिया, उस पर बात करिए। बिल्कुल, उस पर बात करिए। चलिए ठीक है, दिखा दिया क्या नहीं दिखा दिया, ठीक, इन सारी चीजों का मतलब नहीं है, तो उस पर जवाब आप दीजिए ना। सत्ता में आप है, आपकी जिम्मेदारी पड़ती है, मैं विपक्ष में, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूछ रहा हूँ, दिक्कत है, कोई पूछ रहा है, अगर आप अपराधियों
बातचीत को अगर सही बोलेंगे तो कौन सुनेगा इस बात को? मुझे अरे बताइए। कौन अपराधी को ये सही दो बोला? लोग पैनल में बैठे कौन हैं, अपराध आप को पूछिए सही? इनसे कि नहीं नहीं, क्या चलिए ये अब एक शब्द को पकड़ के, एक लाइन को पकड़ के सर डिबेट को डीरेल मत करिए। सवाल जो मेरा था उस पर जवाब दीजिए। अनिल झा जी, मैं आपसे भी नहीं, उम्मीद होने करती देंगे। हूँ कि आप भी ऐसा बीच नहीं में होने सर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, एक एक करके सवाल जवाब हो रहा है, बेहतर तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ना सर। अब बाद में आपस में चिल्लम चिल्ली करेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे सबकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ जाएगी। चलिए मनोज पंडित जी, 1 मिनट में आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे गुफरान जी का रुख करूंगी। क्या पूछना चाह रही है मुझे बताइए। जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो ऐसे अनकंट्रोल्ड विधायक अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी योगी सरकार कुछ करेगी? देखिए अपूर्वा जी, ये संगठन की कार्रवाई होती है और इस संगठन की कार्रवाई ये टीवी डिबेट में बैठ के नहीं की जाती, ठीक है ना। संगठन की कार्रवाई। चलिए ठीक है मनोज पंडित जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी। अब रुक जाइए, अब आप दोनों फिर आपस में सर झगड़ पड़ेंगे, ये चीजें नहीं चलेगी। गुफरान जी से मेरा सवाल है। गुफरान जी, मुझे नहीं लगता कि आप कांग्रेस के लिए जो स्थिति है वो थोड़ी असमंजस वाली हो गई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी है, एक तरफ मुख्तार अंसारी जैसे नेता भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, जिन्होंने आपके ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की थी। कृष्णानंद राय क्या है आपका सवाल मेरा यही है, कांग्रेस के लिए ये स्थिति क्या है? असमंजस वाली स्थिति बन गई है क्या? अवधेश राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने की, उनके साथियों ने की, और तब वो समाजवादी पार्टी में थे। देखिए, मैं आपसे ये बात कहूंगा कि हाँ, गठबंधन में है कांग्रेस और सपा और अन्य इंडिया गठबंधन के दल, लेकिन अपराध और अपराधियों के संरक्षण के खिलाफ में कांग्रेस ने हमेशा सवाल किए हैं, और सवाल चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी सरकार हो, उसके खिलाफ किए हैं। अब सवाल यह है कि जो सरकार पिछले 8-9 सालों से सत्ता में नहीं है, सवाल उससे किए जाए, या सवाल जिन्होंने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के वादे प्रदेश से किए थे, जिन्होंने इस प्रदेश की जनता को एक अपराध मुक्त प्रदेश देने का दावा किया था, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। तो सवाल 8 साल से चल रही उस सरकार से किया जाए, या सवाल उन सरकारों से जो सत्ता में ही नहीं है? तो ये आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हम अगर सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि आज भी बच्चियों के अपराध में, महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है, तो वो बोलते हैं कि सपा से जाके जवाब मांगो। अगर आज पूछते हैं कि टॉप 10 माफियाओं की, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जवाब मांगते हैं कि टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट दीजिए वर्तमान में, तो वो बोलते हैं सपा से पूछ के 2013 से पूछो। तो जवाब कहां है? और अगर जवाब नहीं है तो साफ स्वीकार कीजिए कि देश से झूठ बोला गया, झूठ हर विषय पर बोला गया। उत्तर प्रदेश बदहाल है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है, दलितों पर, आदिवासियों पर और अल्पसंख्यकों पर उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है, ये स्वीकार कीजिए। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर। चलिए ठीक है गुफरान जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नवीन दुबे जी, यही सवाल सर मैं आपसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समझना चाहूंगी। ये स्थिति कांग्रेस के लिए क्या है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिल्किस बानो लखीमपुर खीरी जैसे मामले पर ट्वीट करते हैं, लेकिन फिर अतीक अहमद की जेल से चल रही जो माफिया गतिविधि है वो उस पर चुप रहते हैं। असमंजस वाली स्थिति तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए यहाँ काफी ज्यादा बन गई है। एक ठीक है गुफरान जी, सवाल मेरा नवीन जी, इसके पहले नवीन जी इस पर बोले कुछ, मैं इस पर एक बात आपकी कहता हूं, क्योंकि आपने माफिया अतीक अहमद पर बात की है। आपका कहना है कि माफिया अतीक अहमद, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने देश की संसद में माफिया अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी थी। आपने देखा था, आप उनको माफिया कहते हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप पहले तय कर लीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है गुफरान अंसारी जी, आपके ऑडियो में कुछ सर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम उसे जल्द ही दोस्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन दुबे जी का मैं रुख करती हूँ। नवीन दुबे जी, यही सवाल सर आपसे मेरा है। असमंजस वाली स्थिति कांग्रेस के लिए भी बनी हुई है कि क्या करे, इस पार रहे कि उस पार रहे। 27 में साथ देने का वादा भी कर दिया है, लेकिन अब अगर बात यहाँ पर उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष क्या इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? अजय राय, उनके बड़े भाई अवधेश राय, उनकी हत्या, वो भी मुख्तार अंसारी जब समाजवादी पार्टी में थे।
अपूर्वा जी देखिए, दो तीन चीजें हैं राजनीति में। अभी हालिया कुछ सालों में हम लोगों ने बड़े बदलाव देखे हैं, और एक ऐसा अप्रत्याशित बदलाव देखा था कि बसपा और सपा का गठबंधन हो गया था, जिसकी अपेक्षा कोई नहीं कर रहा था, हुआ था। अब उसके बाद कांग्रेस और सपा का हुआ, फिर टूटा, फिर कांग्रेस सपा का लोकसभा में हुआ, ये इंडिया गठबंधन बना। आज के परिदृश्य में अगर हम देखें 2027 को चुनाव को लेकर जिस तरीके से अजय राय गांव-गांव, जिला-जिला घूम कर संगठन को विस्तार देने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सेल्फ बार्गेन करेगी, और बार्गेन करने में आप ये समझ लीजिए कि डिक्टेटिंग पोजीशन में आना चाह रही है और आ जाएगी। रीजन क्या है, मैं उसका एक बहुत स्पष्ट कारण बताता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो युवा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तब तो मुश्किल से 8 साल का 9 साल का रहा होगा। अब वो आज की तारीख में आप समझ लीजिए 18 साल पार कर चुका है, वो देख रहा है प्रदेश को, और अब उसके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है अपनी भविष्य के निर्माण को लेकर, अपने रोजगार को लेकर। पढ़ लिख भी चुका है। इस स्थिति को वो ये देख रहा है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला है पिछले 12 सालों से, लेकिन कहीं कोई डेवलपमेंट की चीज नहीं दिखाई दे रही है। और कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई यादव ब्राह्मण हो रहा है, कहीं पे क्षत्रिय दलित हो रहा है, ये सब तमाशे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा सा अलग रख के राजनीति करना शुरू किया, और ये दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कभी भी इस तरीके की चीजों में मुझे इन्वॉल्व नजर नहीं आती, इसलिए मैं मुझे लगता है कि 27 का चुनाव हो सकता है कि सपा के साथ कांग्रेस गठबंधन में न लड़े, क्योंकि अभी भी आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता किसी भी डिबेट में रहते हो या सपा के प्रवक्ता रहते हो, दबी जुबान तो स्वीकार करते हैं, लेकिन खुले मन से एक दूसरे के प्रवक्ता साथ नहीं आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है। दूसरी चीज एक और आती है, जो मैं बात कह रहा था कि देखिए ऐसा है, अब आपने स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई कि साहब जहां बच्चे कम है वहां स्कूलों को हम मर्जर कर देंगे। आप एक चीज देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के साथ आप मर्जर करेंगे, तो उस मर्जर करने के बाद उन बच्चों की स्थिति क्या बनेगी। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो ठीक ठाक मिडिल क्लास आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, और एक बच्चा गरीब परिवार से आता है, उनके अंदर तो हीन भावना डेवलप हो जाएगी। मनोविज्ञान का एक बड़ा प्रश्न है, इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। क्यों नहीं किया भाई? या उनको वो सुविधाएं आप मुहैया कराइए कि उनके बच्चों के पैरेलल हो सके। एक तीसरी बात और कहूंगा, खनन को लेकर उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में देख लीजिए कितने खनन माफिया पकड़े गए। या सरकार कह दे या हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के पंडित जी कह दे कि नहीं खनन नहीं हो रहा है। इटावा के अंदर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, दबंगई के साथ खनन चल रहा है, वहां प्रशासन की हैसियत नहीं हो रही है, और प्रशासन की हैसियत नहीं है कोई कार्रवाई कर ले। अब तो बांदा के विधायक जी का चलचित्र सामने आ चुका है, फिर भी सरकार मौन है। तो आप ये कहेंगे कि चीजें दब जाती हैं, दबती नहीं। सपा सरकार में भी तो यही सब होता था, वो दबा लेते थे, लेकिन बाद में जनता ने जब मतदान से विस्फोट किया, वही चीज है नवीन जी, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें तो फिर दोनों ही सरकार को फिर हम कटघरे में खड़ा कर देंगे, अगर इस तरह की हम चीजें देखें। निश्चित तौर पर, लेकिन नहीं निश्चित तौर पर अपूर्वा जी एक लाइन और कहूंगा, आप एक चीज देखिएगा कि 2000, लेकिन एक होता है कि चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में वो चीजें हो रही हैं। अभी तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, पहले रही है शुरू में। पहले मनोज पंडित जी जवाब दीजिए, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, कब तक कंट्रोल में आएगी? अब पता नहीं मेरे मित्र कौन से चश्मे से देख रहे हैं। अब चूंकि ये भी इटावा में ही रहते हैं, ज्यादा जानकारी होगी। जिस शहर में हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आप ये देखिए कि बड़े माफिया की, अगर यही बताएं कि कौन से बड़े माफिया बचे हैं, आप हमें बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से बड़े माफिया हैं कि जिनका मैं नाम ले दूं? हाँ बिल्कुल, मैं नाम ले दूं? बताइए बताइए। वाराणसी से जहां से प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते हैं, वहां से एमएलसी कौन जीती है? किस माफिया की पत्नी? बहुत माफी के साथ मैं सभी मेहमानों को यहीं पर रोक रही हूं, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मनोज पंडित जी, अनिल झा जी, गुफरान अंसारी जी और नवीन दुबे जी। तो देखिए, ये डिबेट सिर्फ माफियाओं की पहचान को लेकर नहीं थी, ये डिबेट इसलिए थी कि हम जाने कि कौन सी सरकार किस तरह से हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर रही है। बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें, जो इस वक्त बीजेपी सरकार से लिस्ट मांग रही है, कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी खुद को ही ये लिस्ट मांग के कटघरे में खड़ा कर रही है। एक बार मुड़ के समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए अपनी सरकार के बारे में कि ये वही सरकार है जिसने माफियाओं को संरक्षण दिया, ये वही सरकार है जिसके टिकट पर माफिया चुनाव लड़ते थे और आम जनता अगर चुनाव लड़ने के बारे में सोचे भी तो एक बार को उनकी रूह कांप उठती थी। अजय राय, जो उनके भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई, वो भी मुख्तार अंसारी जो उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता कहलाते थे। अब ऐसे में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी असमंजस वाली है कि साथ दे ना दे, क्योंकि वादा कर चुके हैं 27 को लेके, और बीजेपी के लिए स्थिति यह है कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत किया जाएगा। तो फिलहाल आज इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।